बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ट्वीट थी कल की, उसके बाद इस तरह लग रहा है जैसे इस्लामाबाद की फिजाओं के अंदर जो है वो एक तूफान आ गया है। अफवाहों का बाजार जो गर्म है वो ये है कि जनाब क्या कोई नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा। जो लिस्ट मेरे सामने आ रही है ये इसमें तो काफी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट जो है ना वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। केस नंबर 9 शाहजेब खानजादा जिन्होंने एक्चुअली इसकी पूरी कहानी लिखी है वो, और उसके साथ साथ इसी ड्रामे के अंदर काम करने वाली सबा कमर, वो एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। दोनों, शाहजेब खानजादा भी और सबा कमर भी। और मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे में जो अहम तीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ट्वीट थी कल की, उसके बाद इस तरह लग रहा है जैसे इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर जो है वो एक तूफ़ान आ गया है। मैं इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। इस्लामाबाद में ही आज रात जो है वो क़याम रहा और इंशाअल्लाह आज दिन के वक्त जो है वो लाहौर वापसी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में शायद अगला वीलॉग भी शायद मैं इस्लामाबाद से ही करूँ। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनाब जो कल ट्वीट किया था, हम उसके बारे में पिछले वीलॉग में इसलिए बात नहीं कर सके क्योंकि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें मैं भी शरीक था और उसके बाद दीगर सीनियर जर्नलिस्ट भी थे और उसमें जो कुछ हुआ तफसील से ज़रा उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए इस खबर पर बात नहीं हो सकी। इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ केस नंबर 9 शाहजेब खानजादा जिन्होंने एक्चुअली इसकी पूरी कहानी लिखी है वो, और उसके साथ साथ इसी ड्रामे के अंदर काम करने वाली सबा कमर, वो एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। दोनों, शाहजेब खानजादा भी और सबा कमर भी। और मामला क्या है इसकी सारी थोड़ी सी तफसीलात जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा सियासत के मैदान की तरफ जाना पड़ेगा और इसकी वजह यह है 27वीं आईनी तरमीम। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक ट्वीट किया। मेरे ख्याल में अभी तक आपको खबरों में आप देख ही चुके होंगे कि ट्वीट क्या था, बट जस्ट फॉर योर रिकॉल इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको डायसेक्ट करना शुरू करेंगे कि मामला इतना सीरियस क्यों है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वक्त सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। अच्छा, ये मुलाकात जो है ये 2 दिन पहले हुई थी, ये प्राइम मिनिस्टर की और सदर मुमलिकत की। आगे कहते हैं जी, मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। सो दिस वॉज यू कैन से द फर्स्ट ऑफिशियल कन्फर्मेशन कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। इससे पहले कई दफ़ा जो है वो बातें होती रहीं, मेरे शोज़ में भी मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बुलाया गया, उनसे बात की गई मुस्लिम लीग नून से या हुकूमती जो ओहदों से ताल्लुक़ रखते थे, और मैं उनसे पूछता था तो वो कह रहे थे नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में और ना कोई ऐसी कोई बात हो रही है, कुछ भी नहीं है। सो बिलावल भुट्टो का एक्चुअली इसको ट्वीट कर देना, ये जिसे कह सकते हैं ना कि उन्होंने बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकाल दी है। अच्छा, बिल्ली जो है वो हमेशा ही थैले में मौजूद थी, लेकिन बिल्ली के थैले में होने से इनकार किया जाता रहा था। इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसके बाद आगे कहते हैं कि जी, मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम। आईनी अदालत का, मैं इसको एक एक करके डायसेक्ट करता हूँ। आप ये ट्वीट आप स्क्रीन पर भी साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको डायसेक्ट भी करूँगा। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त एक आईनी बेंच मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब ये आईनी अदालत का क़याम। आईनी अदालत का क़याम बेसिकली जो है वो सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है प्रपोज़ किया गया था, लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकातें होती रहीं और उसके बाद जो गुफ्त-ओ-शुनीद होती रही, उसको फिर उस वक्त डिच कर दिया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि नहीं, आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया जाएगा। लेकिन अब इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो प्रपोज़ है वो है जनाब आईनी अदालत, एक सेपरेट आईनी अदालत जो है वो प्रपोज़ की जा रही है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। अब मजिस्ट्रेट्स की बहाली जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली अंग्रेज़ दौर में हुआ करती थी कि उस वक्त जो है वो मजिस्ट्रेट्स बना दिए जाते थे और उनको काफ़ी हद तक राइट्स जो है वो दे दिए जाते थे। वो गिरफ्तारियों के ऑर्डर्स दे सकते थे, ज़मानतें जो है वो मनसूख भी कर सकते थे, दे भी सकते थे, काफ़ी ज़्यादा उनके पास राइट्स थे। ये बेसिकली उसी सिस्टम को जो है बहाल करने की बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि ये जो कुछ भी बिलावल भुट्टो ने इस सारे मामले के अंदर लिखा है वो बड़ा अभी तक सतही है। सतही इस सेंस के अंदर है कि हमें इसकी जो मोडालिटीज़ हैं, प्रॉपर मोडालिटीज़ हैं, वो इनसाइड्स हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जजों के तबादले का इख्तियार। अच्छा, जजों के तबादले का जो मामला है वो बड़ी देर से पेंडिंग है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के साथ जो है वो हुकूमत का एक मतलब ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक आडा चल रहा है।
आडा इन सेंस के जनाब उनकी जानब से लेटर्स लिखे गए, मामला वहाँ से शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि जनाब हमारे काम में मदाखलत की जाती है और एजेंसीज जो हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं, और उसके बाद करते 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 वो मामला जो है वो काफ़ी हद तक आगे चला गया, यहाँ तक कि एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला, डोगर साहब आ गए, उनका ट्रांसफ़र किया गया और उनके ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद ये मामला चैलेंज भी हुआ लेकिन कुछ नहीं हो सका, और अल्टीमेटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सरफराज डोगर साहब, उन्होंने उसके बाद अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया था। लेकिन वो जो 5 जजेस थे उनके मामला जो है वो काफ़ी हद तक आगे चलते रहे, और उसमें से एक जज साहब जो हैं उनकी तो डिग्री के हवाले से भी जो है वो मामला फंसे हुए हैं। तो ये प्रपोज़ किया जा रहा था कि जनाब पहले भी ये डिस्कशन हुई थी कि जनाब हुकूमत जो है वो कोई इस किस्म की कानून साजी करना चाहती है कि जनाब कोई जज जो है ना, अगर मतलब उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि हुकूमत एक्चुअली ये करना चाह रही है कि कोई जज अगर हमें तकलीफ दे, हमें कोई प्रॉब्लम दे या हमारी बात ना सुने, तो फिर उसका जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे पूछने की ज़रूरत है, ना जिस कोर्ट से वो ताल्लुक़ रखता है उसके चीफ जस्टिस से पूछने की ज़रूरत है। सो बेसिकली जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि इस मामले में हुकूमत जो है वो अपना अंगूठा ऊपर जो है वो रखना चाह रही है कि हम ये फैसला करेंगे। इससे टेक्निकली स्पीकिंग पूरी तरह मतलब जुडिशरी तमाम, एंड दिस गोज़ फॉर ऑल द जजेस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, हर जगह से वो जहाँ चाहें जिस जज को जो चाहें वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बेसिकली ये उसी प्रपोजल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आगे कहते हैं जी मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में एनएफसी में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, कि बेसिकली एनएफसी अवार्ड के ज़रिए जो है वो जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, बेसिकली उसका खात्मा कर दिया जाए और किसी नए फॉर्मूले के तहत जो है इस रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो काम किया जाए। ये मामला एक बड़ा पुराना मामला है, इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। बेसिकली 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो ये फील किया जाता था कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गई है, उसके पास हार्डली कोई पैसे बचते हैं, सारे पैसे जो हैं प्रोविंसेस आपस में जो है बांट लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो प्रपोजर थी या सबसे बड़ी इसकी जो सपोर्टर थी वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि जनाब उनको अपना शेयर जो है वो एक तगड़ा शेयर जो है मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर और बलूचिस्तान का शेयर जो है वो उनकी एक्चुअली जो प्रोपोर्शन बनती है उससे ज़्यादा उनको दिया गया था। पंजाब ने एक्चुअली अपना शेयर जो है थोड़ा सा कम किया था। तो सिंध हमेशा इसके ऊपर जो है वो बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ जो है वो खड़ा रहा है कि जनाब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो कि इसके अंदर जो है उसे प्रपोज किया गया है। दूसरा, नाउ हियर कम्स द कंट्रोवर्शियल पार्ट कि जनाब आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। आर्टिकल 243 जो है उसका ताल्लुक जो है वो चीफ्स की तैनाती के हवाले से है। अच्छा, इसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स नहीं लिखी हुई कि आर्टिकल 243 में क्या मतलब तब्दीली जो है वो करना चाहते हैं। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि मैंने थोड़ा सा इसको असेस किया तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एजाज़ सैयद हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में ये बात की कि जनाब ये प्रपोज़ किया जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो सदर मुमलिकत के अंडर आ जाए। इस वक्त ऑब्वियसली इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर या वफाकी हुकूमत जो है वो बेसिकली उनकी तैनाती करती है, एडवाइस करती है टू द प्रेसिडेंट, और उसके बाद फॉर्मल उसकी अप्रूवल होती है। लेकिन इसको वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी खबर के मुताबिक इसको टोटली प्रेरोगेटिव जो है वो प्रेसिडेंट का सदर मुमलिकत के अंडर जो है वो आ जाए कि वो ये फैसला करेंगे कौन आर्मी चीफ होंगे। और उन्होंने कहा है, एजाज़ सैयद ने, खबर उनकी है कि जी आर्मी चीफ की रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको मज़ीद डिफ़िकल्ट बना दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 243 के हवाले से जो कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं वो ये है। दूसरी जगह इस सारे मामले के अंदर जो है वो जो रिपोर्ट किया है वी न्यूज़ ने, वो ये कहते हैं, अब ये टोटली एक डिफरेंट एंगल है, वो ये कहते हैं कि जी इस तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की जाएगी ताकि आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल किया जा सके और उसका आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इस हवाले से कहा है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत जारी है, ताहम बाज़ाब्ता काम अभी शुरू नहीं हुआ। अब इसमें मतलब वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और एंगल भी है, कुछ मतलब कुछ जो है वो उसके अंदर जो गेस्ट वर्क चल रहा है, अभी आप सब समझिए अफवाहों का बाजार जो गर्म है, वो ये है कि जनाब क्या कोई नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि माजी के अंदर आपके जो आर्मी चीफ्स थे वो जनरल्स थे, वो फुल जनरल्स थे। अब जो है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ही इज़ अ फील्ड मार्शल। तो क्या सिर्फ ये उस हवाले से कोई छोटी सी तब्दीली हो रही है या एक्चुअली आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर ये कोई तब्दीली हो रही है? नो वन नोस।
अब मुझे इस पे जो एतराज़ है वो ये है, हाँ, या तो फिर ये है कि रिपोर्टर के पास, जिस तरह एजाज़ ने खबर दी है, उनके पास हो सकता है बिल्कुल सही खबर हो, या फिर वी न्यूज़ जो खबर दे रहा है हो सकता है उनके पास खबर हो। सो फिलहाल इट्स ऑल गेस वर्क गोइंग ऑन। मतलब हो सकता है एंड में कुरा जब निकले तो फिर तब जाके मैं पता लगे कि हाँ यार फलां रिपोर्टर की खबर जो है वो ठीक थी। सो वी डोंट इवन नो कि एक्चुअली इसमें अगर कोई तरमीम हो रही है तो तरमीम हो क्या रही है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात यह कि बिलावल भुट्टो ने भी इसमें कहा तो है आर्टिकल 243, लेकिन आर्टिकल 243 के साथ कर रहे हैं क्या जा रहे हैं ये नहीं बताया इसके अंदर। उसके बाद आगे वो कहते हैं जी मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी तातुल ख़त्म करना जो है वो शामिल है। तालीम के हवाले से ये भी बड़ी पुरानी एक रिजर्वेशन जो है वो रही हैं कि जनाब जब से तालीम का शोबा जो है वो सूबों को दिया गया है तो उसकी वजह से तालीम का मेयार जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया है। तो ये मामला भी जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। सिलेबस किस तरह बनेगा, इसके कोर्स आउटलाइंस वगैरह क्या होंगे, ये इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ताकि यकसा तालीमी मेयार जो है वो बरकरार रह सके तमाम सूबों में। इस सारे मामले के अंदर जो है वो आपने जब तालीम और सेहत जो है ये दोनों शोबे आपने जब सूबों के हवाले किए तो उनमें से कई जो है वो एक्चुअली उसके ऊपर जितना काम करना चाहिए था वो नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे अगर किसी सूबे की इस पर कार्रवाई जो है वो बहुत बेहतर थी तो वो बहुत आगे चला गया, लेकिन किसी सूबे ने लेट्स से फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान हो जाए या खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, मतलब शुकूक व शुबहात का इजहार ये किया कि जनाब उनका जो तालीमी स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो पंजाब या सिंध के अंदर आपको मिलता है। तो यकसा तालीमी स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए ताकि बलूचिस्तान में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसकी तालीमी काबिलियत और पंजाब में पढ़ने वाले बच्चे की तालीमी काबिलियत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सो एक पॉइंट हो सकता है, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ ये गेस वर्क चल रहा है। और इसके साथ साथ आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी, मतलब पॉपुलेशन प्लानिंग, ये भी जो है जनाब विफाक को वापस आए क्योंकि सूबे जितना उनको प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम करना चाहिए था वो ये नहीं कर सके। सो और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी तातुल जो है वो ख़त्म करना इस सारे मामले के अंदर शामिल है। अब दोबारा मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने बड़े सरसरी से हेडलाइंस किस्म की चीज़ें जो है वो लिखी हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके बारे में क्या है। मैंने मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों से मेरी बात हुई, मिसाल के तौर पे इख्तियार वली साहब कल रात को मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो खुद अभी तक ड्राफ्ट देखा है, आपने डू यू नो व्हाट इज, वो डिफेंड कर रहे थे, वो कह रहे थे 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए, ज़रूरत है, आ सकती है। भाई ऑब्वियसली आ सकती है 27वीं, मिसाल के तौर पर अब नहीं, ये नहीं आएगी, कभी कोई आएगी 6 महीने बाद, साल बाद, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 27वीं आईनी तरमीम ही कहलाएगी क्योंकि नंबर तो यूं ही चलता है। 26वीं आ चुकी, अगली 27वीं होगी, उसके बाद 28वीं 29, नंबर तो यही चलेगा। होगा क्या उसमें, ये गैस वर्क चल रहा है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये बड़े ही कोई मखसूस अफराद हैं जिन्होंने एक्चुअली अब तक ये देखा हुआ है। इख्तियार वली साहब कल रात को ये कह रहे थे कि नहीं ये इस तरह नहीं होगा, इसको हम बैठ के जो है वो पूरी तरह पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे, बार काउंसिल्स को देंगे, प्रेस को देंगे, ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेंगे, डिस्कशन करेंगे। बड़ा, लेकिन माजरत के साथ बड़ा ही कोई आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे जब ऐसी तरामीम हो रही हों जिसमें इतनी कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें को आप हाथ लगाने जा रहे हो। आपने तो 26वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर एक्चुअली पहले बहुत कुछ धमाका खेज मवाद था जो निकाल दिया गया था, उसको भी आपने बड़ा टॉप सीक्रेट रखा था, वो भी आखिरी वक्त तक जो है वो तब्दील पे तब्दील होते जा रहे थे उसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट मेरे सामने आ रही है, ये इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉम्ब ब्लास्ट जो है ना वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया के हवाले से इंटरेस्टिंग बात यह है कि बार काउंसिल्स के जो है वो इलेक्शंस हो चुके हैं और उसके बाद अब जो है वो ये तरमीम जो है वो फ्लोट करने के लिए जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात ये, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट क्यों किया, ये भी तो एक सवाल है ना कि आखिर उनको ज़रूरत क्या पड़ी। लग इस तरह रहा है कि उन्होंने डिलिबरेटली एक्चुअली इसको मार्केट में फ्लोट किया है क्योंकि उनके अपने भी बहुत रिजर्वेशंस हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको फ्लोट करके ज़रा फिलर्स तो लिए जाएं कि एक्चुअली किस पॉइंट के ऊपर जो है वो कहाँ से क्या फिलर आता है। मतलब जैसे कहते हैं ना आप पल्स चेक करते हैं या जिस तरह आप थर्मोमीटर के साथ टेम्परेचर चेक करते हैं ना कि जनाब ज़रा चेक तो करें टेम्परेचर है कितना, क्या लोग किस तरह इसको करते हैं। वरना बिलावल भुट्टो चाहते तो वो इसको आउटराइटली ये सारा कुछ लिख के आखिर में लिख देते कि जनाब हमें ये नामंजूर है। उन्होंने आखिर में जाके क्या लिखा, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो बेसिकली सरकारी दौरे के ऊपर कतर गए हैं, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद जो है वो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो
पीपल्स पार्टी हैज़ पुट दिस ऑन होल्ड। अभी इसके बारे में जो है उन्होंने मजीद अभी कॉमेंट्री करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, एक और जो इशू चल रहा है ज़रा मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये है कि पिछले एक दो दिन से ख़ास तौर पे शाहज़ेब खानज़ादा और सबा कमर ये दोनों एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। पहले मैं शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में बात करता हूँ, फिर सबा कमर, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। ये इवन दो रिलेटेड ये दोनों इस तरह हैं कि केस नंबर 9 जो एक बड़ा आजकल एक मशहूर ड्रामा जो है वो चल रहा है जियो के ऊपर, विच इज़ अबाउट ज़्यादती, जो किसी खातून के साथ ज़्यादती का केस है। बेसिकली ये नरेशन जो है वो स्टोरी के हवाले से है। तो शाहज़ेब खानज़ादा इसके राइटर हैं, स्टोरी उन्होंने लिखी है और कई लोग जो हैं इस स्टोरी लाइन को, सबा कमर की एक्टिंग को, फैसल की एक्टिंग को बहुत पसंद भी कर रहे हैं कि जनाब एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है बड़े तरीके से जो है वो आगे ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए चंद लोगों ने शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और कैंपेन का आगाज़ क्या किया है कि जनाब आप वुमेन राइट्स के हवाले से तो बड़ी बात करते हैं और इसके अंदर जो है वो आपने एक खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या जो है वो डिस्कस किया है, लेकिन जनाब आप ही वो हैं जिन्होंने ख़ावर मानिका का भी इंटरव्यू किया था और ख़ावर मानिका का इंटरव्यू जो है उसका ताल्लुक बुशरा बीबी के साथ था। तो उस वक्त आपको जो है वो ख़वातीन के हकूक़ याद नहीं आए। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि शाहज़ेब के साथ जब वो इंटरव्यू हुआ था तो मैं आज ये बात रिवील करना चाहूँगा कि मैंने उस वक्त शाहज़ेब से मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई थी उस इंटरव्यू के बाद। शाहज़ेब का और मेरा बहुत एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। इवन दो हमने कभी भी इकट्ठे एक ही वक्त में किसी चैनल में काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप। मैंने कुछ जगहों के ऊपर जब उससे इख्तलाफ भी किया है, हो सकता है उसको भी मेरी बातों से इख्तलाफ हो, अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इख्तलाफ हमेशा एक रिस्पेक्ट के दायरे कार में रहा है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और हमारी फील्ड के अंदर ना, मैं लेट मी शेयर दिस थिंग विद यू कि ख़ास तौर पे हमारे जो चंद बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से मुझे फील होता है कि वो अगले की तारीफ़ करने में बड़े कुटते हैं। वो मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सम ऑफ देम वो अगले की तारीफ़ करने में या अगला कोई काम अगर अच्छा कर रहा हो ना तो उनका दिल नहीं करता कि वो मुंह से बोल दें। कुछ की इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब कई सालों से एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम करते हुए बैठते हुए किसी यंगस्टर को जब वो देखते हैं ना कि वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देंगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये होता है। लेकिन बट आई मस्ट से कि उसके बाद जो हमारी जनरेशन है ना, आई मीन वी गाइज इन द लेट 30s और मिड 40s, हमारा वाला जो बैच है उसमें निस्बतन ये चीज़ नहीं है, इतनी नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर लॉट, हमारी कम्युनिकेशन होती है, समटाइम्स वी इवन हैंग आउट टुगेदर। मिसाल के तौर पे वसीम बदामी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इकरारुल हसन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हम लोग तकरीबन और अप्रॉक्सीमेटली एक ही एज ब्रैकेट के लोग हैं। तो शाहज़ेब के साथ जो है बात शाहज़ेब की हो रही थी, शाहज़ेब के साथ मेरा एक बड़ा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। आई रियली रिस्पेक्ट हिज जर्नलिज्म। ख़ावर मानिका का जो एक इंटरव्यू था जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं शाहज़ेब को ट्विटर के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए जो है वो टारगेट कर रहे हैं, मैंने उस वक्त शाहज़ेब को ये कहा था कि मेरी नज़र में उन्हें वो इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, ये मेरी राय थी और मैंने उस वक्त उन्हें कम्युनिकेट भी किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जनाब शाहज़ेब खानज़ादा ने उस दौरान जो क्वेश्चन वगैरह किए वो कोई इनडिसेंट थे। मेरा एतराज़ एक्चुअली किसी और पॉइंट पे था, वो मैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उसने जो क्वेश्चंस किए, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था इन्हीं का पीटीआई से जुड़ा एक बंदा जो है वो बैठ के शाहज़ेब के ऊपर ये कह रहा था कि जी आपने माहवारी को डिस्कस किया। उसके शाहज़ेब ने कोई माहवारी के ऊपर कोई सवाल नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो केस चल रहा था उसके बारे में किया था क्योंकि ख़ावर मानिका ने वो केस किया हुआ था, तो ऑब्वियसली वो एक सब्जेक्ट बैठा हुआ था, तो दैट इज़ द रीज़न ही वॉज बीइंग डिस्कस्ड। मेरा शाहज़ेब से एक्चुअली उस इंटरव्यू के ऊपर जो एतराज़ था या मेरा जो इख्तलाफ था, और शायद मैंने, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि शायद मैंने उसके ऊपर जो वीलॉग भी किया था तो शायद मैंने ये बात उसमें कही भी थी कि मेरा एतराज़ ये था कि ख़ावर मानिका जेल से निकला और जेल से निकल के उसने ये इंटरव्यू जो है वो दे दिया शाहज़ेब को। इट गिव्स एन इम्प्रेशन, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट इट गिव्स एन इम्प्रेशन जैसे ख़ावर मानिका को ला के बिठाया गया है वहाँ पे। इवन दो मुझे शाहज़ेब ने उस वक्त ये बात कही थी और उसने ये कहा था कि जनाब उसकी रिहाई के एक हफ्ते के बाद वो इंटरव्यू हुआ था। सो ऐसा नहीं था कि वो जेल से निकला और ला के उसको जो है सीधा कैमरे के सामने बिठा दिया गया। बट उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि जनाब आप जो है वो क्या औरतों के हकूक़ के आप चैम्पियन हैं और आप क्या औरतों के हकूक़ के लिए बात करेंगे, माजरत के साथ ऐसे ऐसे बेशरम लोग जो हैं वो शाहज़ेब के ऊपर फेमिनिज्म को लेके उसको ताने दे रहे हैं जिनका अपना इंतहाई घटिया रिकॉर्ड है ख़वातीन के हवाले से।
मैं उनके नाम तक लेना नहीं चाहता, वो इतने को घटिया लोग हैं कि उन्होंने औरतों के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, औरतों के बारे में जो बहुतान तराशी की हुई, इनमें से एक तो इतना बेशरम है, पहले अगले को कहता है वो मेरी बहनों की तरह है, वो मेरी बहनों की तरह है, और फिर उसी बहन के साथ जो बदकलामी वो करते हैं और जिस किस्म के इल्ज़ामात अगले पे लगाते हैं, ये बड़ी उसकी पुरानी आदत है। मैंने उस लौंडे को मैंने देखा है, उसकी बड़ी पुरानी आदत है, वो मेरी माँ की तरह है, वो मेरी बहनों की तरह है, ये मेरे भाइयों की तरह है, ये जुमला पेट जुमला है वो बोलता है, और उसके बाद उसके साथ वो जो हाल करता है, मुझे तो कभी कभार शक पड़ता है कि पता नहीं ये अब चलो छोड़े, मैं क्या है, मेरे मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाएगी। और एक और है, वो शाहजेब के ऊपर जो है इस बात के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है कि जनाब ये जो है वो औरतों के हकूक़ के बहुत बड़े चैंपियन है, जिसने खुद पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस के ऊपर जो है घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए और कोर्ट केस का सामना किया। ये बैठ के औरतों के हकूक़ के चैंपियन जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो शाहजेब की बात से इख्तलाफ मुझे भी है, एंड आई जस्ट मेंशन इट कि मुझे इख्तलाफ था इस बात से कि शाहजेब को वो इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, बट उसके इंटरव्यू के दौरान उसने कहीं पे भी कोई अनएथिकल क्वेश्चन नहीं किया था। कोई आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि जनाब इसने सवाल की जो फ्रेमिंग है ये बहुत काउंट करता है। दिस काउंट्स अ लॉट के एक्चुअली आपके सवालात की फ्रेमिंग जो है वो किस तरह है, अल्फाज का चुनाव क्या है, खास तौर पे सेंसिटिव टॉपिक्स के हवाले से। सो दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड अ नॉन जर्नलिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कैमरा सामने लगा लिया है और उसके बाद आप बैठ के व्लॉग्स करना शुरू हो गए या पॉडकास्ट करना शुरू कर गए। मैं पॉडकास्ट के हवाले से भी इवन आई वांट टू शेयर समथिंग, बहुत से लोग आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट। आपने दो माइक लेने हैं, एक ऑडियो मिक्सर लेना है, 2 कैमरे लगाने हैं या 3 कैमरे लगाने हैं, और आप शुरू हो जाए, किसी का भी इंटरव्यू कर लें बैठ के और आप कहें जी मैं पॉडकास्टर बन गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू कैन बिकम अ पॉडकास्टर, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर कोई सहाफ़ी नहीं बन सकता, माजरत के साथ। मैं आई वांट टू शेयर दिस थिंग, मुझे बहुत से लोगों ने कई दफ़ा वो मुझे इंटरव्यूज़ के लिए इनवाइट करते हैं, और मैं बड़े एहतराम के साथ जो है मैं किसी न किसी कोई और तरीके से, सॉफ्ट तरीके से मैं उन्हें मना कर देता हूँ, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स एक जर्नलिस्ट के नहीं होते। वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनका बस चलता है कि वो बस आमने सामने बैठें और उसके बाद इंटरव्यू कर दें और बस हाँ ठीक है इंटरव्यू अब पे ही चलेगा। उनके अपने अंदर एक्चुअली जर्नलिस्टिक क्वालिटी कोई नहीं होती, ना उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ना उन्होंने माजी में कभी जर्नलिज्म प्रैक्टिस की होती है, ना कभी रिपोर्टिंग की होती है, ना कभी अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो ना कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का, ना चीफ मिनिस्टर का, ना गवर्नर का, ना प्रेसिडेंट का कभी उसके ऊपर कभी रिपोर्टिंग नहीं की, कोई वॉर रिपोर्टिंग नहीं की, कभी कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं की, कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की, कभी फॉरेन रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन वो कहते हैं भाईजान नस्सी साफ़ी है क्या। सो ऐसा नहीं होता। सहाफ़ी बनने के लिए एक बहुत लंबा एक अरसा होता है जो आपको लगाना पड़ता है। खैर, शाहजेब का मामला जो है वो तो ये है। दूसरा, सबा कमर साहिबा। सबा कमर साहिबा का भी केस नंबर 9 से ही आप जानते हैं कि ताल्लुक है। शी इज़ द लीड हीरोइन इन दैट केस, एंड वो मतलब मेन कैरेक्टर जो है उसके अंदर वो वही हैं। उनका मामला ये है कि उनके ऊपर एक सहाफ़ी हैं नईम हनीफ साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर ही एक्चुअली उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जी सबा कमर जो है 2003-2004 में लाहौर में एक ऐसे शख्स के घर में रहती थी जिससे उनका ताल्लुक था, लेकिन शादी ना होने पर वो शख्स उन्हें हरासा करने लगा। ये कुछ इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। सबा कमर ने जो है उसके बाद ये ऐलान किया है कि वो नईम हनीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई करने जा रही हैं, और उसका उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि जी ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और तौहीन अमेज़ उन्हें करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी वो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, नईम हनीफ साहब एक्चुअली एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर के हलकों के अंदर जो है एंटरटेनमेंट की ख़बरों के हवाले से बड़ा एक जाना हुआ नाम है। तो अब अगर इस मामले को अगर कानूनी तौर पे इसको सबा कमर जो है वो टेकअप करती है, और ऑब्वियसली दैट्स राइट, क्योंकि एक औरत की डिग्निटी के ऊपर जो है कभी भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कभी भी कोई गलत इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो व्हेन दिस गोज़ टू कोर्ट, तो ज़ाहिर बात है अगर नईम हनीफ साहब ने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर उसका प्रूफ भी उन्हें देना पड़ेगा, कानून के सामने, कानून के दायरे में आके उसे उसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा, वरना ऑब्वियसली सबा कमर डिज़र्व्स एन अपॉलजी, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम इस किस्म का लगा है जो कि क़तई तौर पे जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा एक और जो एक अच्छी खबर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जनाब PKLI के हवाले से। अब PKLI जो है ये बेसिकली पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है, सॉरी पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो लाहौर में जो है वो बनाया गया था, और ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आला थे 2017 के अंदर, और उसने जितनी भी अब तक जो की हैं ट्रांसप्लांट्स किए हैं, 1000 जिगर के ट्रांसप्लांट्स जो हैं उन्होंने मुकम्मल किए हैं। नाउ दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब ये खुला था
तो उस वक्त भी इसकी बहुत तारीफ हुई थी कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल इस तरह बनाया गया है। बाद में इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है इसको बंद किया गया और मुख्तलिफ वजूहत की बना के ऊपर फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड के दौरान जो है इसे एक वो कोविड क्वारंटीन सेंटर जो है इसको बना दिया गया और उसकी वजह से इसके अंदर जो ऑपरेशंस वगैरह होते थे वो सिलसिले बंद हो गए। अब ये खबर आई है कि अभी तक PKLI जो है वो जिगर के 1000 ट्रांसप्लांट्स के अलावा 1100 गुर्दे और 14 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स के साथ 40 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज अब तक फराहम कर चुका है। और इसके साथ साथ इस वक्त तकरीबन कोई 80% मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज जो है वो फराहम किया जा रहा है और इस्तात रखने वाले मरीजों के लिए इलाज के अखराजात 60 लाख रुपए तक हैं, जो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बतन इंतहाई कम है। सो आई मस्ट से दिस इज़ एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शाहमूद कुरैशी साहब का इलाज भी जो है मुझे पता लगा था कि वो यहीं पे हो रहा है, PKLI के अंदर ही हो रहा है। सो यहाँ पे इस किस्म के जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स, वहाँ पे और जहाँ पे इस तरह गरीबों का इलाज किया जा रहा हो, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे अपने 1-2 जानने वालों ने भी यहाँ पे जाके जो है अपने इलाज कराए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके उस वक्त पे भी किया था। एक ने पे किया था और एक उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में मेरे किसी मुलाजिम का जानने वाला था, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो है वो इलाज हुआ था। सो कमेंडेबल चीज़ है मेरे ख्याल में। अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही हो उसको जो है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और ज़ाहिर बात है जब अगर आप कोई चीज़ गलत करेंगे तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।